मैं दूल्हा बना स्टेज पर बैठा हुआ था। आज मेरी बारात का दिन था। मेरी शादी एक बहुत ही नेक संस्कारी लड़की से हो रही थी। कुछ ही देर में मेरी सालियां दूध पिलाई की रस्म के लिए स्टेज पर आ चुकी थी। मेरी पत्नी की सबसे छोटी बहन मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। वो थी भी बला की खूबसूरत। जैसे ही रस्म निभाने के लिए वो मुझे दूध पिलाने लगी तो मेरी जेब में एक मोबाइल डाल दिया और चुपके से बोली, घर जाकर इसमें जो वीडियोज है वो देख लेना, आपको मजा आ जाएगा। मैं उसकी बात पर बड़ा हैरान हुआ, मगर सब मेहमानों के सामने उसे कुछ कह न सका। शादी के बाद मैंने वो मोबाइल ऑन किया और वो वीडियो देखने लगा, मगर वीडियो देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसमें तो मेरा नाम रोहतास है। मैं अपने घर का इकलौता मर्द था। बाबा ने मेरी माँ से तलाक ले ली थी, क्योंकि दोनों की कभी नहीं बन सकी थी। बाबा ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उनके इस फैसले से उनके चारों बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। पहले बाबा मिलने आते रहते, पर जब से उन्होंने दूसरी शादी की थी तब से वो भी भूल गए कि उनके पहले भी 4 बच्चे हैं जिनको उनकी जरूरत है। बाप का साया किसी वरदान से कम नहीं होता। बाप की वजह से ही औलाद की पहचान पूरी होती है। पर मेरे लिए मेरी माँ ही मेरा बाप थी, जिसने अपनी जवानी हमारे नाम लगा दी थी। सबके कहने पर भी उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी और हमें माँ बाप दोनों का प्यार दिया। जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई तो मुझे एक अच्छी जगह जॉब मिल गई और हमारे घर के हालात बेहतर हो गए। मैं 3 बहनों का एक भाई था। सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी बहनें मुझसे बड़ी थी और जैसे ही उनकी शादी हुई सबको मेरी शादी की फिक्र हो गई, जबकि मैं शादी के नाम से भी भागता था, क्योंकि मेरे माँ बाप की शादी कामयाब ना हो सकी थी। मैं बचपन से उनकी लड़ाई झगड़े देखता हुआ आ रहा था और मैंने सोच लिया था कि कभी शादी नहीं करूंगा। मैंने एक मुश्किल जिंदगी गुजारी थी और मैं नहीं चाहता था कि मैं शादी करूं, फिर से अपने बाप की तरह एक औरत को छोड़ जाऊं और मेरे बच्चे मेरे जैसी जिंदगी गुजारें। माँ मुझे बहुत कहती कि अगर कोई लड़की पसंद है तो बता दो, पर मैं उन चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि माँ ने शुरू से मेरी परवरिश ही ऐसी की थी और मुझे समझा दिया था कि किसी लड़की की तरफ देखते वक्त ये जरूर ख्याल करना कि तुम्हारी अपनी भी 3 बहनें हैं। जिस कंपनी में मैं काम करता था वहां के बॉस की एक बेटी थी जो बहुत बिगड़ी हुई थी और वो बार बार मेरे सर पर खड़ी होती, जबकि मुझे ऐसी औरतों से बहुत चिढ़ थी। मैं जितना उससे दूर जाता वो उतना मेरे करीब होती और मुझे किसी न किसी काम से अपने साथ ले जाती और बॉस के कहने पर मुझे मजबूरन उसके साथ जाना पड़ता। मेरी भी बहनें थी जो घर से बाहर सर पर दुपट्टा ओढ़कर जाया करती थी, पर जिन लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाता है उनके सर से और गले से दुपट्टे भी उतर जाया करते हैं। लोग कहते हैं कि ये गंदी सोच का आदमी है, जबकि ऐसा नहीं है। असल हकीकत यह है कि जिस औरत में शर्म होगी वो सर से दुपट्टा नहीं उतारेगी। मेरे बॉस की बेटी बहुत ही बेहुदा कपड़े पहनती। मैं जितना उससे दूर जाने की कोशिश करता वो उतना मेरे करीब आने के बहाने तलाश किया करती। मैं उससे बहुत तंग आ चुका था और नई जॉब की तलाश में था। मेरी ये जॉब भी बहुत अच्छी थी, पर बॉस की बेटी मेरे लिए सर का दर्द बन चुकी थी। मैं पहले ही गुस्से का बहुत तेज था। घर पर सबको मेरी शादी की फिक्र रहती थी। बहनें कहती कि उन्हें भाभी चाहिए, जबकि मैं शादी से भी दूर भागता रहता। एक दिन मेरी बहन ने कहा कि भैया शादी से तो दूर भागते हो, मगर कल कार में किस लड़की के साथ घूम रहे थे? मुझे तो लगता है कि आपने हमसे चोरी चोरी शादी कर ली है। ये बात उसने मजाक में कही थी, जबकि मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपनी बहन को डांटा और अपने कमरे में चला गया। मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहा था, पर मुझे जब भी गुस्सा आता मैं अपने इर्द गिर्द की चीजें तोड़ दिया करता। मैं बचपन से ही ऐसा था और मेरी आदत मुझे खुद भी बहुत बुरी लगा करती थी। मेरी बहन नाराज होकर अपने ससुराल चली गई और कहा कि अब वो कभी इस घर में कदम नहीं रखेगी। वो शुरू से ही जज्बाती थी, पर मुझे घर में भी कोई नहीं समझता था। बड़ी बहन जितनी समझदार थी उतना ही मेरे मामले में नासमझ थी। रोज नई लड़कियों की तस्वीरें लाकर मुझे दिखाती, हालांकि मैं साफ साफ बता चुका था मुझे शादी करनी ही नहीं है। जब जब शादी का जिक्र आता मेरे कानों में अपने माँ बाप की बातें गूंजा करती थी। बाबा कहते कि मैं शादी करके पछता रहा हूँ और माँ कहती थी कि पता नहीं कौन सा वो वक्त था जब मैंने आप जैसे आदमी से शादी करके अपनी जिंदगी नर्क में डाल ली। मैं उस वक्त उनके झगड़े से डरकर सहम जाया करता। मेरी तकलीफ को कोई भी नहीं समझ सकता था। माँ और बहनों के मजबूर करने पर मैं लड़की की तस्वीर देख लेता, पर मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती थी।
मेरे दिमाग में मेरी पत्नी को लेकर जो नक्शा बना हुआ था वो कुछ और ही था। मैं अपने जैसे लोगों में शादी करना चाहता था और लड़की भी ऐसी चाहता था जो बिल्कुल सादी हो, जिसका मिजाज सादा हो, जो मुझे समझती हो। मेरा बाप कभी कभार मुझे मिलने आ जाया करता था। उसे ये भी पता था कि मैं कहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, मगर मैं उन्हें लिफ्ट नहीं करवाता था। उन्हीं दिनों मेरे बॉस की बेटी मेरे घर आने लगी और जैसे ही उसको पता चला कि मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं तो मुझसे कहने लगी वो तो बस मुझसे शादी करेगी और मुझे किसी और का तो किसी सूरत नहीं होने देगी। मुझे उसकी इस बात से बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, तुम मेरे बॉस की बेटी हो, सिर्फ इस वजह से शर्म कर रहा हूँ, वरना तुम्हारे जैसी लड़कियों को तो मैं मुंह तक न लगाऊं। और वो गुस्से में घर से चली गई और अगले दिन बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया और मेरी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। मैं जॉब के लिए धक्के खाने लगा, जहां भी जाता वहां से अगले दिन ही मुझे नौकरी से निकाल देते। मैं अच्छे से जान चुका था कि ये सब बॉस की बेटी तनु करवा रही है। वो बिगड़ी हुई लड़की थी जिसे अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर मैं भी जिद्दी था। मुझे जो छोटी छोटी नौकरी मिलती मैं करता रहता। और फिर एक दिन कुछ गुंडे घर आकर मेरे घर वालों को धमकियां देने लगे और सामान की तोड़ फोड़ करके चले गए। मुझसे अपना गुस्सा बर्दाश्त न हुआ। मैं सीधा बॉस के घर चला गया। जब देखा तो वहां बाबा बैठे थे और मुझे देखते ही खुशी से मेरे गले मिले और कहने लगे कि बधाई हो बेटा, मैंने तुम्हारा और तनु का रिश्ता तय कर दिया है। तुम्हारे बॉस करमवीर साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं। देखो मेरी जमीन का इतना पुराना केस मिनटों में उन्होंने खत्म करवा दिया। और मैं अपने बाप के सामने खड़ा था। मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे क्या लगते हैं? मेरा और आपका रिश्ता खत्म हो चुका है। आपने मुझसे पूछे बिना ये रिश्ता कैसे तय कर दिया? मैं इस रिश्ते को नहीं मानता और अपने सेठ को भी समझा दें, अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। मैं उनकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। और फिर कुछ दिनों बाद उसने मुझे कॉल की और मुझे दोबारा से जॉब की ऑफर की, जबकि मुझे जॉब की सख्त जरूरत थी। मैं अपनी इज्जत को किसी भी सूरत और किसी के हाथों बर्बाद नहीं करवा सकता था। मैंने इनकार कर दिया। ऐसे कई महीने गुजर गए जब मुझे एक और बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और तनख्वाह भी पहले से ज्यादा थी और मेरा बॉस भी बहुत ही अच्छा था। उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें तुम्हारी काबिलियत पर जॉब दी है और किसी के कहने पर हम कभी भी तुम्हें इस जॉब से नहीं निकालेंगे, तुम बेफिक्र रहो। यहाँ पर कुछ ही साल में मेरा एक स्थान बन चुका था और मेरे हालात हर लिहाज से अच्छे हो चुके थे। जब एक दिन मेरे पिछले बॉस की बेटी तनु रोते हुए मुझसे माफी मांगने आई। मैं पहले भी उसे कई लड़कों के साथ घूमते फिरते देख चुका था। उसके काफी अफेयर रह चुके थे, लेकिन धनवान बाप को अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं थी। वो तो बस पैसा कमाने में बिजी था। और जब तनु मुझसे माफी मांगने आई तो वो बहुत बदली हुई थी। फिर मुझसे माफी मांगी तो मैंने उसे माफ कर दिया और उसने कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है और बाबा ने भी हमें घर से निकाल दिया है। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ था। कुछ देर बाद वो बोली, मुझे घर तो छोड़ दो, इसी बहाने से तुम मेरी माँ की तबीयत भी पूछ लेना। मैं जाना नहीं चाहता था, पर वो जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले गई और जब मैं वहां गया तो उसने मुझे एक कमरे में बैठा दिया और जूस ला कर दिया और कहा कि तुम ये जूस पियो, मैं मामा को बुला कर लाती हूँ। जूस को पीते ही मुझे कुछ होश ना रहा। सुबह आंख खुली तो वहां कोई नहीं था और पुलिस मुझे एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने पर पकड़ कर ले गई। ये सब इतना अचानक हुआ था कि मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। मैं डर गया था, अगर किसी को पता चल गया तो मेरे खानदान की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे थाने में शाम हो चुकी थी जब मुझे मेरा एक दोस्त लेने आया और मेरी जमानत हो गई। मेरी तबीयत अभी तक खराब थी। मेरे साथ क्या हुआ था मुझे कुछ पता नहीं चल सका। पर तनु वो कहाँ गई, मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। जब डॉक्टर ने बताया कि मुझे बहुत ज्यादा मात्रा में नशा दिया गया है जिसने मेरे पूरे जिस्म पर असर किया है, फिर मुझे समझ आया कि वो माफी वो सब नाटक था। असल में तनु ने मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये सब किया था और मुझे पुलिस के हवाले किया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी गिरी हुई हरकत करेगी, लेकिन वो खुद कहाँ है। मैं जुर्म ना करके भी अपनी नजरों में मुजरिम बन गया था। मुझे उस जुर्म की सजा मिली जो मैंने किया ही नहीं था। फिर मैं घर आ गया। मैं सीधा कमरे में चला गया। ये क्या हो गया था? अगर इस बात का मेरे घर वालों को पता चल गया तो वो तो शर्म से मर ही जाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा सर चकराने लगा था। उसके बाद कब नींद आ गई और कब सुबह हुई कुछ पता ही ना चला। माँ की आवाज देने पर मैं मुश्किल से आंखें खोल सका। माँ ने कहा कि क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है?
मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस सर में दर्द है। माँ ने कहा कि नाश्ता कर लो, फिर मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। मैं चौंक कर उठ गया। मैंने कहा कि डॉक्टर के पास क्यों चलूं? माँ ने कहा कि क्या हुआ रोहतास, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैं अभी तक उस किस्से से नहीं निकल सका था। मैंने कहा माँ कुछ नहीं, आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मैं फ्रेश होकर काम पर चला गया। वहां पर भी कुछ काम नहीं कर पा रहा था। मेरे दोस्त ने कहा कि क्या बात है, लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई जो इतना गुमसुम से हो। उसने कहा कि मेरे ख्याल से तुम्हें घर पर रेस्ट करना चाहिए, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। फिर उसने कहा कि रोहतास, जो भी हुआ उसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। मैंने कहा कि तुम जानते हो मैं कभी मरकर भी ऐसा गिरा हुआ काम नहीं कर सकता। मेरे दोस्त ने कहा कि तुम परेशान ना हो, जिसने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की है वो अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा और कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? दोस्त कहने लगा, जिसने तुम्हें तबाह करना चाहा, तुम जानते हो कि तनु एक धनवान बाप की बिगड़ी हुई बेटी थी। उसने ये सब तुम्हें बदनाम करने के लिए किया था। जानते हो, कल रात हद से ज्यादा नशा करने की वजह से उसकी मौत हो गई है और कुछ लोगों का कहना है कि उसने खुदकुशी की है। मैंने कहा कि उसने ऐसा क्यों किया? अब तो वो मुझसे बदला भी ले चुकी थी। तनु की मौत का सुनकर मेरा ऑफिस में रुकना मुश्किल हो गया था। मैं फौरन वहां से निकल आया। रात काफी हो चुकी थी। सारा दिन मैं ऐसे ही फिरता रहा। फिर थक हार कर सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गया। मैंने क्या किया था? कुछ नहीं। फिर भी ये बात कि कोई औरत इतनी कैसे गिर सकती है। तनु ने मेरी और अपनी इज्जत अपने हाथों से तबाह की। मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था, मैं तो बिना वजह उसकी साजिश का हिस्सा बन गया था। उसने बदला लेना था तो मुझे अपनी गाड़ी के आगे दे देती, लेकिन इतना घटिया इल्जाम मैं कैसे जी सकूंगा? मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की और कहा कि अभी तक तुम घर नहीं गए, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा कि जी चाहता है कि राह चलती हुई गाड़ी के आगे आ जाऊं। क्या किया उस घटिया औरत ने मेरे साथ? उसमें मेरा क्या कसूर था? मेरे दोस्त ने कहा कि तुम अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। फिर कुछ देर बाद मेरा दोस्त आ गया। मुझे इस तरह देखकर उसने कहा कि तनु अपने किए की सजा भुगत चुकी है। इस दुनिया में भी इसे चैन से जीना नसीब नहीं हुआ और आगे भी उसे इस सब का हिसाब देना होगा। मेरे दोस्त ने कहा कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुमने कुछ नहीं किया। तुम जरा सोचो, जो जुर्म तुमने नहीं किया है उसकी सजा तुम क्यों भुगत रहे हो? मेरे दोस्त ने कहा, सब कुछ भूलकर आगे बढ़ो। तुम्हारे घर वालों का तुम्हारे सिवा कौन है? बस इतना सोचो और इस बात को भूल जाओ। कोई एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। फिर मेरा दोस्त मुझे घर छोड़कर चला गया। सही कहते हैं, अच्छे और ईमानदार दोस्त का होना आपकी अच्छी किस्मत की पहचान है। मेरे दोस्त की बात से मुझे बहुत राहत मिली थी। कुछ महीने गुजरे। मैं एक दिन किसी काम से शॉपिंग मॉल गया तो वहां एक लड़की से टकरा गया। वो सर पर दुपट्टा ओढ़े हुए थी, ना कि गले में। मैंने फौरन माफी मांगी कि मेरी गलती थी। मैं न जाने किस सोच में चला आ रहा था जो आगे देखा ही नहीं। उस लड़की ने कुछ नहीं कहा और चली गई, लेकिन वो मेरे दिल में ऐसी बसी कि हर लम्हा मेरी आंखों के सामने उसकी तस्वीर रहती। उसके चेहरे पर एक सुकून सा था। वो शर्म से झुकी हुई नजरें, मासूम चेहरा मुझे हर पल याद आता। मैं बैठे हुए उसकी सोच में गुम हो जाया करता। मुझे तो कोई लड़की कभी अच्छी नहीं लगी थी। ये वो पहली लड़की थी जिसे देखकर मेरे दिल ने कहा था कि ये वही लड़की है जिसको मेरे दिल की तलाश थी, कि यही वो लड़की है जिसकी मेरे दिल को तलाश थी। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा कि सर, यूं अचानक, सब ठीक तो है ना? वो मुस्कुराने लगे और कहा कि हाँ बिल्कुल सब ठीक है। क्या मैं अपनी फैमिली के साथ तुम्हारे घर नहीं आ सकता? मैंने कहा कि सर बिल्कुल आइए, आपका अपना घर है। उसके बाद मेरे बॉस हमारे घर आए। उन्होंने बातों बातों में माँ से अपनी भांजी और मेरे रिश्ते की बात कर दी। मैं हैरान था कि वो अचानक रिश्ते की बात क्यों कर रहे हैं। फिर माँ ने मेरे बॉस और उनकी पत्नी से कहा कि मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ अपने बेटे के सर पर सेहरा सजाने के लिए, लेकिन ये मानता ही नहीं है। कहता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। आप इससे बात करें, शायद आपकी बात मान जाए। मैं इनकार करना चाहता था क्योंकि मैंने जिससे शादी करने का फैसला किया था वो तो कोई और लड़की थी। मैं कैसे उनको हाँ कर दूं? फिर मेरे बॉस ने कहा कि क्यों रोहतास, क्या मेरे कहने पर भी शादी नहीं करोगे? मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने कहा कि जी सर, जैसा आपको सही लगे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हाँ, मैंने इसलिए कर दी थी कि मेरे बॉस बहुत ही शरीफ और सज्जन इंसान थे। वो कभी भी मेरे बारे में गलत फैसला नहीं कर सकते थे। फिर मेरी शादी की तारीख रखी गई। मैं कुछ उदास सा था कि पता नहीं बॉस की भांजी कैसी होगी। मैं फिर से उस मॉल वाली लड़की के बारे में सोचने लगा।
जब मेरी बहन कमरे में आई उसने कहा कि भाई आखिर आप शादी के लिए मान ही गए। मैंने कहा कि मेरा मूड पहले ही बहुत खराब है, चली जाओ। उसने कहा कि भाई ऐसे कैसे चली जाऊं, ये देखें मैं आपके लिए क्या लाई हूं। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसके हाथ में एक तस्वीर थी। मैंने कहा कि अब ये क्या है। मेरी बहन ने कहा कि आपकी होने वाली पत्नी की तस्वीर है। मैंने कहा चली जाओ, मैंने ये तस्वीर नहीं देखनी। मेरी बहन ने कहा कि सोच लो भाई, ये ना हो बाद में आपको पछताना पड़े, अभी भी वक्त है, देख लो। मुझे तो कुछ खास अच्छी नहीं लगी। मेरी बहन ने नाक चिढ़ाते हुए तस्वीर मेरे आगे कर दी। मैंने देखा तो देखता ही रह गया। वो तस्वीर तो उसी लड़की की थी जिसे मैंने मॉल में देखा था, और दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगा था। मेरे दिल की ख्वाहिश इतनी आसानी से पूरी हो जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने तस्वीर पकड़ ली और खुशी से उठ खड़ा हुआ। मेरी बहन ने कहा कि देखा, तस्वीर देखते ही कैसे आपकी आंखों में चमक आ गई। मैंने कहा कि हाँ वाकई लड़की तो बहुत प्यारी है। मेरी बहन ने कहा कि अच्छा जी, पहले तो तस्वीर देखना भी नहीं चाहते थे और अब कैसे पागल हुए जा रहे हैं। मैंने कहा चलो भागो यहाँ से। वो चली गई। मैं बहुत खुश था। मेरी शादी एक नेक और संस्कारी लड़की से हो रही थी। आखिर शादी का दिन भी आ गया। वो मेरे साथ स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी थी। जब उसकी बहनें रस्म करने आई, उसकी सबसे छोटी बहन बहुत अजीब नजरों से मुझे देख रही थी। वो थी भी बला की खूबसूरत, पर मैं उसे अपनी बहन समझता था, इसलिए उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन दूध पिलाई की रस्म के वक्त वो बहाने से मेरी जेब में एक मोबाइल डाल गई और मेरे कान में कह दिया कि घर जाकर इसमें जो वीडियो है वो देख लेना। मैं बड़ा हैरान हुआ मगर चुप रहा। शादी के कुछ दिन बाद मैं मोबाइल ऑन करके वीडियो देखी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे ठंडे पसीने आने लगे क्योंकि उसमें मेरी और तनु की वो वाली वीडियोज थी। जिस बात को मैं इतनी मुश्किल से भूला था, आज इतने समय बाद वही सब फिर से मेरे सामने तस्वीर और वीडियो की शक्ल में मौजूद था। लेकिन ये सब मेरी साली तक कैसे पहुंचा? मैं अभी सोच ही रहा था कि जब मेरी पत्नी की बहन जो मेरी साली थी उसकी कॉल आ गई। उसने कहा कि अगर मुझे पता होता आप इतने गिरे हुए आदमी हैं तो कभी आपसे अपनी बहन का रिश्ता ना होने देती। लेकिन जब तक मुझे पता चला तब तक आप मेरी बहन के साथ शादी के बंधन में बंध चुके थे, इसलिए मजबूरन मुझे खामोश रहना पड़ा। फिर उसने कहा कि रोहतास, आप हैरान होंगे कि मैं ये सब कैसे जानती हूँ, तो इसका जवाब मैं आपको घर आकर दूंगी। मैं बहुत परेशान था कि जिस बात को मैंने अपने घर वालों से छुपाया अब वो सबको पता चल जाएगी। वो वीडियो कब बनी और किसने बनाई थी मैं कुछ नहीं जानता था। तब मेरी पत्नी कमरे में आई। उसने मुझे परेशान देखा तो कहा कि क्या हुआ है, कोई बात है? मैंने कहा कि तुम्हारी बहन की कॉल आई थी, वो मुझसे कुछ बात करने आ रही है। और कुछ ही देर में मेरी साली मेरे सामने मौजूद थी। मेरी साली ने पहले अपनी बहन की तरफ देखा, फिर मुझे देखकर बोली, दीदी आप जानती हैं आपके पति किस कदर घटिया इंसान है। आपसे शादी से पहले इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं। मैं खामोश था। मेरी साली ने कहा कि ये तस्वीरें और वीडियोज ये सब सबूत हैं। मेरी किस्मत कि मैंने इन्हें शादी वाले दिन ही देखा था। अगर पहले देख लेती तो कभी भी आपकी शादी इनके साथ ना होने देती। मगर अब मैं सबको बताऊंगी हमारे साथ धोखा हुआ है। मेरी पत्नी ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और कहने लगी, बस करो, तुम एक बहन होकर अपनी बहन का घर बर्बाद करने लगी हो। मेरी साली ने कहा कि दीदी आप सब जानते हुए भी इस दरिंदे का साथ दे रही हैं। मेरी पत्नी ने उसे थप्पड़ मारा और बाजू से पकड़कर मेरे सामने खड़ा कर दिया और कहा कि देखो इस आदमी को, क्या तुम्हें लगता है कि ये किसी के साथ इतना घिनौना काम कर सकता है? क्या ये तुम्हें इतने गिरे हुए लगते हैं? मेरी साली ने मुझे गुस्से से देखा और कहा कि आप तो इनकी पत्नी है, तो आप तो अपने पति की साइड लेंगी ना। मेरी पत्नी ने कहा कि तुम क्या समझती हो, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। रोहतास ने शादी के पहले दिन ही मुझे सब कुछ बता दिया था। घटिया मेरे पति नहीं बल्कि तुम हो। मेरी पत्नी ने कहा कि तुम खुद बताओ कि तुम्हारी सहेली तनु ने जब रोहतास को नशे वाला जूस पिलाया था तो उस वक्त वीडियो कौन बना रहा था? अगर मेरा पति गलत था तो वो बेहोश क्यों था और तनु होश में क्यों थी? जब तुम्हारी दोस्त बेगुनाह थी तो उसके पास ये तस्वीर और वीडियोज कहां से आई? फिर मेरी पत्नी ने वो सब सबूत जो मेरी साली के मोबाइल में सेव हो चुके थे, शायद उसी दिन के लिए थे ताकि मैं अपने चरित्र की गवाही दे सकूं। उस दिन जब तनु ने मुझे जूस दिया था उस वक्त मैं अपने दोस्त के फोन पर बात कर रहा था और वो जूस पी रहा था। मेरे मोबाइल में ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हर वक्त ऑन रहता है। इस वजह से उस दिन तनु की सारी बातें उसमें रिकॉर्ड हो चुकी थी। वो कह रही थी कि अब तुम होश में नहीं हो, अब तुम कहीं भाग नहीं सकते। तुमने मेरी बहुत इंसल्ट की थी और तुम समझे कि तनु अपनी बेइज्जती इतनी जल्दी भूल जाएगी, मगर यही तुम्हारी भूल थी। मैंने तुम्हें यहाँ लाने के लिए तुमसे माफी मांगने का नाटक किया था ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ।
लेकिन मैंने तुमसे बदला लेने के लिए ये सब किया है। मैं तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ूंगी कि तुम किसी से नजरें भी मिला सको। मैं सब वीडियोज और तस्वीर के जरिए तुम्हें तबाह कर दूंगी। मेरी पत्नी ने वो ऑडियो मेरी साली को सुनाई और फिर मेरी साली नजरें झुकाए कहने लगी कि तनु इतनी नीच और घटिया हरकत करेगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। फिर मेरी साली ने कहा कि जीजा जी मुझे माफ कर दे, मैं अपनी दोस्त की वजह से परेशान थी। मैंने इतना नहीं सोचा कि वो तो खुद बिगड़ी हुई लड़की थी। मैं इस बात को लेकर ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था। मैंने साली की पहली गलती समझकर उसे माफ कर दिया और वो अपने घर चली गई। मुझे अपनी पत्नी पर गर्व था। उसने आज मुझे मेरी नजरों में इतना ऊंचा कर दिया था कि मुझे अपनी किस्मत पर नाज होने लगा था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारा अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। तुमने मुझे समझा, मुझे जाना, मेरा एतबार किया। मैं बहुत खुशकिस्मत था जो मुझे एक नेक, संस्कारी और अच्छी पत्नी का साथ मिला था। आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं और मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।